हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। आप सभी का स्वागत है लाइव शिल्प एकेडमी के चैनल पर। मैं दीपक सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो दिसंबर मंथ के लास्ट वीक की रहेगी। लाइव शिल्प एकेडमी पर मैं दीपक सिंघल इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सीयूईटी एस्पिरेंट्स, यूजी पीजी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे ये। और बाकी सभी बच्चे जो एक्स वाई जेड गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपको पता होगा डी ट्रिपल एस बी का पेपर आने वाला है, केवीएस का पेपर अभी हो गया है। ये सब गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, है ना। तो एनवीएस, इसके साथ साथ एसएससी के स्टूडेंट्स जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सीएचएसएल या एमटीएस, या कोई भी आईबीपीएस बैंकिंग का पेपर देना चाह रहा है, आईबीपीएस में पीओ का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो आप, या एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो, तो सभी एग्जाम्स आपको पता होगा ना। गवर्नमेंट सर्विस बिना करंट अफेयर्स के तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू क्रैक। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आप लोगों के सजेशंस बिल्कुल लिए जाएंगे और मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों, विदाउट टेकिंग अप मच ऑफ ए टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला करंट है, इंडिया में 2025 में कितनी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनी बन पाई? तो पांच, पांच स्टार्टअप्स: धन, जंबो टेल, डूल्स, पोर्टर और जस्पे। आपको बता दूं, कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है। और ये यूनिकॉर्न कंपनी, ये जो नाम है, ये वीसी एलिन ली के द्वारा ये नाम जो है ये कॉइन किया गया था। इसके बाद हार्पर कॉलिंस, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स हैं और उन्होंने ये बोला है कि वो बहुत ही जल्द सलमान खान की बुक रिलीज करेंगे उनके बर्थडे पर। और ये सलमान खान की जो बुक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। इसको लिखा है मोहर बासु ने, मोहर बासु। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से ये ग्रुप फेमस है, जिसमें चार मेंबर कंट्रीज आती हैं। कौन सी चार मेंबर कंट्रीज? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इन चार मेंबर कंट्रीज ने हाल फिलहाल में अभी पहली बार अपना फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो पूरा किया। ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूएस में तब हो रहा था जब यूएस का ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप ये चल रहा था। तो ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप की साइडलाइंस पर एंडरसन एयर फोर्स बेस स्टेशन गुआम में जो है, यूएसए गुआम में, वहां पर ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये चल रही थी। इसके बाद दोस्तों, इंडियन नेवी ने एक शिप रिसीव करी है जिसका नाम है अंजादीप। अंजादीप ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट कौन सा था? ये तो थर्ड है जिसका नाम अंजादीप है। तो ये आईएनएस अंजादीप बनाया किसने है? तो कोलकाता में एक सरकारी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये शिप जो है ये बनाई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, स्मृति मानधना बनी पहली एशियन विमेन बैट्समैन। ये फर्स्ट एशियन विमेन बैट्समैन बनी है जिन्होंने 4,000 रन पूरे कर लिए हैं टी20 इंटरनेशनल में। तो टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रन पूरी करने वाली फर्स्ट एशियन विमेन बैट्समैन जो है वो बनी है स्मृति मानधना। इसके बाद फ्रेंड्स, सुखमान सिंह की बात कर लेते हैं। सुखमान सिंह जो है, इन्होंने जीता है 124th एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप। तो इंडियन गोल्फ यूनियन के द्वारा 124th एमेचर गोल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जो है ये चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? तो कोलकाता का बहुत ही पुराना एक गोल्फ क्लब है टॉलीगंज। तो टॉलीगंज क्लब, वहां पर सुखमान सिंह ने ये चैंपियनशिप जीती। इसके बाद नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। जागो ग्राहक जागो, आपने कई सारी एड्स सुनी होगी ना। तो कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर का थीम क्या रहा? एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। इस बार के नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे का थीम रहा। इसके बाद फ्रेंड्स, चिलाई कलन। चिलाई कलन क्या है? चिलाई कलन है जम्मू कश्मीर के 40 सबसे ठंडे दिन। तो 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक के टाइम पीरियड को कश्मीर वैली में चिलाई कलन कहते हैं, जो कि विंटर का सबसे सीवियर फेज माना जाता है इस पूरी कश्मीर वैली में। ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। ठीक है। जो लेक्स वगैरह है वो जम जाती हैं। चिलाई कलन खत्म होता है। तो चिलाई कलन के
आगे मतलब 31 दिसंबर, 30 दिसंबर के बाद 31 तारीख से शुरू हो जाता है चिलाई खुर्द। तो चिलाई खुर्द जो है वो 20 माइल्डर कोल्ड डेज होते हैं। और फिर आता है चिलाई बचा। चिलाई बचा जो है ये 10 डेज को बोलते हैं। मतलब 20 दिन खत्म होने के बाद के 10 दिन, जो कंपैरेटिवली मॉडरेट विंटर्स होते हैं। बट चिलाई कलन जो है ये तो मतलब बहुत ही सीवियर फेज होता है यहाँ पर। इसके बाद एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शुभम अवस्थी। इनको 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 मिला है। कौन है ये? शुभम अवस्थी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फिलहाल। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट डेवलप किया है। मतलब सर, ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट है ना, ये खुद से ही रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। मतलब बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप से ही रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, उसको रिकॉर्ड करना, वो ये काम कर सकता है। मतलब अपने आप में सोचिए, ह्यूमंस का कितना काम जो है वो इजी हो जाएगा इस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट की वजह से। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको आईआईटी दिल्ली ने जो है वो डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट फ्रॉम डेनमार्क एंड जर्मनी। इसके बाद जापान ने यहाँ पर साफ बोल दिया है कि बहुत सालों के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जिसका नाम है काशी वजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको ये लोग रीओपन करने वाले हैं। मतलब आपको पता होगा 2011 में जापान में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से फुकुशिमा डिजास्टर हो गया था। तो फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जापानीज ने 54 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो बंद कर दिए थे, जिसमें से दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर भी शामिल था, काशी वजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको अब ये रीओपन करने वाले हैं नियरली आफ्टर 15 ईयर्स। इसके बाद मुझे आपको ये बताना है कि जापान में क्यों अक्सर जो है वो सुनामी और अर्थक्वेक जैसी चीजें आती रहती हैं। फिर 25 दिसंबर जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट होता है। गुड गवर्नेंस डे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न जिनको मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बर्थ एनिवर्सरी है। इसके बाद कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी है एक्चुअली में, कैनरा बैंक और एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का एक जॉइंट वेंचर है ये। ठीक है, तो ये कंपनी हो गई कौन सी? कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। और एक बैंक हो गया जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन दो एंटिटीज के बीच में पार्टनरशिप हुई है। और जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में पार्टनरशिप होती है तो उस पार्टनरशिप को बैंक अश्योरेंस कहते हैं। बैंक का बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो बेचेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो कैनरा बैंक का यहाँ पर 51% शेयर है, एचएसबीसी इंश्योरेंस का 26%, और पंजाब नेशनल बैंक के भी यहाँ पर इस बैंक में शेयर है। तो तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच का ये पार्टनरशिप है। और इंडिया में एम भी है कि 2047 तक सभी इंडियंस के पास में जो इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये हम लोगों का एम है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला उनका पहला भारत में ही बना हुआ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंडिया का इंडिया में ही बना हुआ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पहली बार मिला है इंडियन कोस्ट गार्ड्स को। इस वेसल का नाम है समुद्र प्रताप। तो ये समुद्र प्रताप जो है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो जीएसएल के द्वारा ये जहाज बना है। 23 दिसंबर 2025 को ये शिप इंडियन कोस्ट गार्ड्स को मिला है। इसके बाद इंडिया जो है वो 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रोसेस का चेयरमैन बन रहा है। और ये किम्बरले प्रोसेस के चेयरमैन जो है ये हम पहले भी 2 बार बन चुके हैं, मतलब 2008 में और 2019 में। अब आप बोलोगे कि सर ये किम्बरले प्रोसेस केपी है क्या? तो बेटा केपी एक ना ट्रीपार्टाइट इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। आप मान लो कि केपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया। मतलब एक तो मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसके बाद दूसरा डायमंड इंडस्ट्री में काम करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्वॉल्व है, और तीसरा सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है। और ये केपी करती क्या है? ये केपी इस चीज का ध्यान रखती है कि कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स में कोई भी ट्रेड ना करे। अब ये कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स क्या होते हैं? भाई देखो, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वो रफ डायमंड्स होते हैं। रफ डायमंड्स का मतलब अभी जिनमें कट्स नहीं लगे हैं, बिल्कुल जमीन से निकले हैं अभी, तो ये वो रफ डायमंड्स होते हैं जो रिबेल ग्रुप्स यूज करते हैं। रिबेल ग्रुप्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी अपनी कंट्रीज की गवर्नमेंट को हटा सके।
मतलब सर, अपनी कंट्रीज की गवर्नमेंट को हटाने का मतलब यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिबेल ग्रुप क्या होता है। रिबेल ग्रुप का मतलब पहले तो आप ये समझ के चलिए, कोई भी ऐसा ग्रुप आपके देश में जो आपकी देश की गवर्नमेंट को हटाकर खुद पावर में आना चाहता है, उसको रिबेल ग्रुप कहते हैं। तो रिबेल ग्रुप ना ऐसी बहुत सारी इलेजिटिमेट चीजें करते हैं। उसमें ये लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का यूज करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को दुनिया में कोई भी परचेज ना करे, कोई भी इसमें ट्रेड ना करे, उसका ध्यान जो है वो केपी रखता है। इसके बाद रशिया जो है वो 2036 तक प्लान कर रहा है कि वो चांद की सतह पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगा देगा। तो 2036 तक रशिया इज प्लानिंग टू डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर प्लांट ओवर द लूनर सरफेस। और अब सबसे गजब की चीज यहां पर क्या है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये रशिया जो है वो चाइना के साथ मिलकर करेगा। तो इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, मतलब एक पार्टनरशिप चल रही है ILRS के नाम से, मतलब रशिया चाइना इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने यहां पर अपना पहला होम ग्रोन वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट जो है वो लगा दिया है। तो इंडिया का पहला वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट कहाँ लगा है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में लगा है ये। आपको बता दूं बेटा, जितने भी हम लोग ऐसे फर्टिलाइजर्स, मतलब वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स में इनको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है। तो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स जो इंडिया यूज करता है ना आज, उसका 80 to 90 95% जो डिमांड है वो चाइना से इंपोर्ट करके हम लोग पूरा करते हैं। तो अगर वो फर्टिलाइजर्स इंडिया में बनने लगेंगे तो हमारी फॉरेन जो रिजर्व है उसका एक अच्छा खासा शेयर जो हम बाहर यूज कर रहे हैं या बाहर जा रहा है वो नहीं जाएगा। तो अपने आप में एक अच्छी चीज हो जाएगी। उसके बाद बेटा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर मेरी योजना वेलफेयर स्कीम पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब ये मेरी योजना जो पुष्कर सिंह धामी ने अनवील किया है, आपको बता दो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आप सभी वेलफेयर स्कीम्स जो है वो उसका पता लगा सकते हैं। तो इस पूरी मेरी योजना वेलफेयर स्कीम पोर्टल में क्या होने वाला है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रही है कि जो वेलफेयर स्कीम हम चलाते हैं प्लस जो वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, दोनों वेलफेयर स्कीम्स जो है वो एक पोर्टल पर हम अवेलेबल करवा देंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एक पोर्टल पर उत्तराखंड सरकार की स्कीम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर कोई स्कीम आप लोगों से मिस आउट हो रही है तो वो अब यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के ओल्डेस्ट वेटरन जो अभी तक जिंदा थे, इनका नाम था इरा स्क्वैब। तो इरा स्क्वैब जो है, इनका देहांत हो गया है 105 साल की उम्र में, यूएसए के ओरिगॉन में ही डाइड। 1938 में इन्होंने यूएस नेवी को ज्वाइन किया था। तब ये सेलर भी थे, म्यूजिशियन भी थे। तो ये ना नेवी के बैंड में ट्यूबा प्ले करते थे। तो ट्यूबा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक किया था ना अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, तब ये वो लास्ट सर्वाइविंग अमेरिकन सर्विसमैन है जिसने ये अटैक अपने आंखों से खुद होते हुए देखा था। है ना? तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के वेटरन है। इनका नाम था आयरा स्क्वैब। तो आयरा स्क्वैब रिसेंटली पास्ड अवे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा है अपना इंडेक्स जिसका नाम है बैंकैक्स। बैंकैक्स क्या है? तो बैंकैक्स इंडिया के सभी मेजर बैंक्स का ना एक इंडेक्स है। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बैंकैक्स इंडेक्स भी आप लोग बोलते हो। तो यहां पर सबसे गजब चीज क्या है कि इसमें पहले जो बैंक्स थे वो 10 थे। पहले 10 थे, चार बैंक्स इसमें और ऐड हो गए हैं। कौन से चार? कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन चार बैंक्स को यहां पर ऐड जो है वो किया गया है। तो बीएसई के बैंकैक्स में ये चार नए बैंक्स जो है वो ऐड हो गए हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाया नहीं गया, उल्टा जोड़ और दिए। इसके बाद इंडिया जो है बेटा वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल मार्केट बना। फ्यूल रिटेल मार्केट दुनिया में सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी इंडिया में है। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप्स इंडिया में इस समय खुल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप जो है वो इंडियन ऑयल ने खोले हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूल रिटेल मार्केट यूएस है। यूएस के बाद सेकंड चाइना है और थर्ड पर हम आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, मतलब मुख्य सचिवों का एक पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन। पहली बात तो ये हुआ कहां पर? चीफ सेक्रेटरीज का फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे। और इस पूरी कॉन्फ्रेंस की थीम रही ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम रही। इसके बाद गुजरात दोबारा से टाइगर बियरिंग स्टेट बन गया है।
जो गुजरात है वो दोबारा से अपना टाइगर बियरिंग स्टेट बन गया है, मतलब नियरली आफ्टर 33 ईयर्स। अब हुआ क्या होता है, मतलब टाइगर बियरिंग स्टेट बनने के लिए क्या होना होता है, आपके स्टेट में टाइगर स्पॉट होने चाहिए। तो गुजरात में जो लास्ट टाइगर स्पॉट हुआ था ना, वो 1989 में हुआ था। तो अब ये समझ के चलो कि 1989 में गुजरात को नेशनल टाइगर कंसेंसस में इंक्लूड किया गया था। और बट कोई भी कंफर्म साइटिंग्स उसके बाद टाइगर की दिखी नहीं गुजरात में। तो 1992 के टाइगर कंसेंसस में, जो 4 साल में मतलब बेसिकली एक बार होना चाहिए, उसमें गुजरात को बाहर निकाल दिया था। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी बनी थी 1973 में, इस अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि भाई टाइगर दोबारा से स्पॉट हुए हैं गुजरात में, इसलिए अब जो टाइगर कंसेंसस होगा उसमें गुजरात को भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आपको पता होगा इंडिगो ने जिस तरीके से इंडिया के एविएशन सेक्टर में धमाल मचाया, हमने देखा, सभी ने मिलकर देखा कि क्या किया इंडिगो ने, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जो है वो कुछ एयरलाइंस को दी है, जैसे अल हिंद, जैसे फ्लाई एक्सप्रेस, है ना, शंख एयर। तो शंख एयर को तो पहले से ही मिल चुकी है एनओसी, और इस साल तक कुछ महीनों में अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस को भी एनओसी जो है ये मिल जाएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये तीनों की तीनों रीजनल एयरलाइंस हैं, मतलब एक रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको ये अपलिफ्ट करेंगी। रीजनल एयरलाइंस है ये। अभी ये पूरे इंडिया को कवर नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि एविएशन सेक्टर एक बहुत ही लॉस मेकिंग सेक्टर होता है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धानु जात्रा उड़ीसा के बारगढ़ में इनॉग्रेट हुआ। 11 दिन तक ये कल्चरल फेस्टिवल चलता है, जिसमें इंडिया की माइथोलॉजी, ट्रेडिशन, फोक परफॉर्मेंस सबको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पूरा की पूरा फेस्टिवल जो है वो लॉर्ड कृष्णा, उनकी लाइफ पर आधारित है, जिसमें किस तरीके से श्री कृष्ण ने यहाँ पर कंस को जो है अ, उनका वध किया था एंड ऑल। तो श्री कृष्ण के बर्थ से लेकर कंस की मृत्यु तक 11 दिन तक ये फेस्टिवल जो है ये चलता है। इसके बाद प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो है वो प्रेजेंट करे। 18 साल से कम के बच्चों को मिलने वाला इंडिया में ये हाईएस्ट सिविल ऑनर है, मैं ये भी आपको बता दूं। इसमें आप जैसे देख सकते हैं, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है: ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार दिए किस किस को? तो वका लक्ष्मी प्रगनिका, ये 7 साल की हैं और इनके चेस में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको मिला। फिर अजय राज और मोहम्मद सिदान, इनको ब्रेवरी के लिए मिला। फिर व्योमा प्रिया और कमलेश कुमार, आप देख सकते हो, दे वर रिमेंबर्ड विद रेफरेंस फॉर लूजिंग देयर लाइव्स व्हाइल सेविंग अदर्स, मतलब अगेन ब्रेवरी। सुप्रीम सैक्रिफाइस, मतलब व्योमा प्रिया और कमलेश कुमार दूसरों की जान बचाते हुए ये दोनों जो है शहीद हो गए। सोचो क्या उम्र थी इनकी। व्योमा प्रिया केवल 9 साल, कमलेश कुमार ओनली 11 ईयर्स। उसके लिए इनको मिला। श्रवण सिंह, जो 10 साल की उम्र है इनकी, इनको ये मिला फॉर सप्लाइंग वाटर, मिल्क एंड लस्सी टू इंडियन सोल्जर्स वाइल ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 10 साल का श्रवण सिंह जो है वो भारतीय सैनिक, जो सेना के सैनिक है, उनको पानी, दूध, लस्सी उस समय जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। इसके बाद शिवेनी होसरू उपारा, ये एक डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है। तो बहुत इकोनॉमिक और फिजिकल चैलेंजेस इन्होंने फेस करे हैं अपने स्पोर्ट्स में, तो इसलिए उनको मिला। और इसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी, जो 14 साल की उम्र में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये आईपीएल में खेले, और इन्होंने यंगेस्ट जो प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी, वो स्कोर जो इन्होंने अपने नाम किया आईपीएल में, इनके नाम पर शतक है। और यंगेस्ट इंडियन है शतक मारने वाले आईपीएल में, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ने अनु गर्ग को अपना चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। गजब चीज यहां पर यह है कि जब से ये स्टेट बना है तब से इस स्टेट में चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक स्टेट की टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी में इससे हाईएस्ट पोस्ट नहीं हो सकती। तो एक चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन पर कभी भी कोई विमेन नहीं बैठी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इस पोस्ट पर बैठने वाली फर्स्ट विमेन बनी अनु गर्ग। इसके बाद बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 सीनियर एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया है। आपके पास आता है आर्टिकल नंबर 76, जिसमें होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है ये? सुप्रीम कोर्ट के केसेस, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को रिप्रेजेंट करता है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे बैठते हैं फिर सॉलिसिटर जनरल्स। तो अगर बाई चांस एजीआई नहीं जा पा रहा है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल चले जाते हैं। और फिर सॉलिसिटर जनरल के नीचे बैठते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। मतलब अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वकीलों की एक पूरी श्रृंखला टाइप की है। तो उसमें एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल्स हैं उसमें इन तीनों के नाम है। कौन है? देवेंद्र पाल सिंह, फिर है कनक मेदला रविंद्र कुमार, और तीसरे हैं अनिल कौशिक। इन तीनों को जो एएसजी बनाया गया है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो बनाया गया है, वो 3 साल के लिए बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने पहला बैच 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स का पहला बैच जो है वो मोरक्को को हैंड ओवर कर दिया है। और क्योंकि टाटा ने बनाए हैं ये अपना 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स, तो आत्मनिर्भर भारत, मेक विथ फ्रेंड्स, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव्स में टाटा के द्वारा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। इसके बाद पंजाब के राजपुरा में इंडिया का पहला क्लोरीनेटेड पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप किया गया। राजपुरा पंजाब में है। इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्लोरीनेटेड पॉलीएथिलीन का। आपको पहले बता दूं, इस प्लांट का नाम जो है, इस पूरी की पूरी फैक्ट्री जो 8 एकड़ में फैली हुई है, इस पूरी फैक्ट्री की ओनर है शिवटेक। शिवटेक स्पेकेमी इंडस्ट्रीज। तो शिवटेक स्पेकेमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ये 8 एकड़ की फैक्ट्री जो है ये चलाई जा रही है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड को दे दिया है। तो अब आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड इंडिया में एनबीएफसी की तरह काम करेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करेगी। और एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई देता है अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA में ये लाइसेंस आरबीआई के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर रशिया के बैंक जिसका नाम है स्पेयर बैंक, तो रशिया का स्पेयर बैंक को हमने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के गोल्ड इंपोर्ट ऑथराइज्ड लिस्ट में डाल दिया है। आपको बता दूं, इस लिस्ट में रशिया के स्पेयर बैंक के अलावा इंडिया के 2 बैंक्स और हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो जो बैंक इस लिस्ट में होते हैं वो बैंक केवल और केवल गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो इस लिस्ट में जो 31 मार्च 2026 तक की लिस्ट है ये, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च को अगर कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए गोल्ड इंपोर्ट करना है तो वो 3 बैंक कर सकता है, जिसमें एक रशिया का स्पेयर बैंक है। इसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नोटिफाई किया है पहली बार अगरबत्ती मतलब इंसेंस स्टिक्स का एक स्टैंडर्ड। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या बोला है कि इंसेंस स्टिक्स को बनाते समय आपको ये सारी मटेरियल जो है वो नहीं यूज करने हैं। मतलब एक 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 क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो आप बनाओगे। तो जब किसी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड देती है ना, तो सभी कंपनीज को फिर वो स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप वो स्टैंडर्ड्स पास नहीं करते हो तो फिर आपके प्रोडक्ट पर बैन लग सकता है, कंपनी पर फाइन लग सकता है ना, आपका प्रोडक्ट मार्केट से ऑल टुगेदर जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। तो कई सारे इनके टैग्स हैं, जैसे टैग नंबर 19412/2025 इंसेंस स्टिक्स का टैग है ये, 19412/2025, ताकि कंज्यूमर सेफ रहे, उनको एक क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो इसलिए इन्होंने नोटिफाई किया है पहली बार अगरबत्तियों का एक स्टैंडर्ड। इससे पहले कोई अगरबत्ती का स्टैंडर्ड नहीं था, कोई भी इंसान कुछ भी यूज कर रहा था अगरबत्ती को बनाने के लिए। और इंडिया में स्टैंडर्ड आना कितना जरूरी है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ना तो केवल प्रोड्यूसर है बट अगरबत्ती के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी है। इसके बाद बेटा सुदर्शन पटनायक ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सैंटा क्लॉज स्कल्पचर उड़ीसा में, और इसी के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंटा क्लॉज स्कल्पचर है ये, उड़ीसा में बनाने वाले हैं सुदर्शन पटनायक, एक इंडिया के रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक वर्जन संथली लैंग्वेज में निकाला। संथली, आपको बता दूं, संथल ट्राइब से आने वाली हमारी इंडियन प्रेसिडेंट है ये। इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक इन तीनों के हाथों में आपको लग रही है, दिख मतलब पकड़ी हुई आपको दिख रही है, ये संथली लैंग्वेज में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया। प्रेरणा स्थल
अटल बिहारी वाजपेयी के 101 बर्थ एनिवर्सरी पर इनॉग्रेट किया गया। इस प्रेरणा स्थल लखनऊ में आपको तीन ब्रॉन्ज के 65 फीट टॉल स्टैचू दिख जाएंगे, जिसमें से एक स्टैचू अटल बिहारी वाजपेयी का है, दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है और तीसरा दीनदयाल उपाध्याय जी का है। इसके बाद आईआईटी पटना ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। आईआईटी पटना जो बिहार में है, और इसी के साथ ये बिहार का पहला एडवांस्ड एचपीसी सिस्टम है। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां पर लॉन्च हुआ है? आईआईटी पटना बिहार में। ये पहला परम रुद्र सिस्टम है बिहार का, अंडर एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके बाद इंडिया ने एक और स्टैंडर्ड निकाला है, एक और स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च किया है। स्टैंडर्ड का नंबर है 19445/2025। तो पहला क्या था? 19412। अब दूसरा क्या है? 19445। अब ये 19445/2025 ये स्टैंडर्ड है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का। तो जो भी बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम आप बनाओगे वो भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ताकि सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और मजबूत किया जा सके, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिक्वेस्ट पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये सेफ्टी एक जो स्टैंडर्ड है वो निकाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन इलेक्ट हुई हैं। कौन? पीवी सिंधु। इसी के साथ साथ शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इनॉग्रेट करने पहुंचे गौतम अडानी, जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है। और ये सेंटर जो है शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एआई, ये महाराष्ट्र के बारामती में है। आपको पहली बता दूं, इस पूरे की पूरे सेंटर को विद्या परिस्थान के द्वारा बनाया गया है। विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा इस सेंटर को बनाया गया है। अब विद्या प्रतिष्ठान एक बहुत ही रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको पवार फैमिली चलाती है। और इस पूरे विद्या प्रतिष्ठान को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी फंड करते हैं, इस वजह से आपने इनको बुलाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिअफर्म किया कि पासपोर्ट रिन्यूअल केस में पर्सनल लिबर्टी बहुत जरूरी है। अभी हुआ क्या था ना, अभी एक इंसान जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे, अभी प्रूव नहीं हुए थे कि उसी ने क्राइम किया है नहीं किया है। तो हुआ क्या कि उसका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू होने नहीं दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 21 को यूज किया, और आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर किसी भी इंसान के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो वो बहुत नहीं है, वो बहुत नहीं है कि आप उस इंसान को पासपोर्ट होल्ड करने नहीं दोगे या उसका पासपोर्ट आप रिन्यू करने नहीं दोगे। भाई उसके खिलाफ पेंडिंग है ना अभी, हमने प्रूव थोड़ी ना किया कि वो क्रिमिनल है, तो अपने आप में ये वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जयश्री उलाल, जयश्री उलाल बनी रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर ग्लोबली, दुनिया में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर इंडियन ओरिजिन की जयश्री उलाल बनी। और ये लिस्ट जो है वो है हरुण इंडिया रिच लिस्ट 2025, जिसमें आप सत्य नडेला से भी ऊपर जयश्री उलाल को देख सकते हैं। मैडम अरिस्ता नेटवर्क से रिलेटेड है, और इनकी नेटवर्थ सत्य नडेला की नेटवर्थ से कितने गुना ज्यादा आपको दिख रही होगी? 50,170 करोड़। इसके बाद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल जो है, या पिनाका रॉकेट, उसका टेस्ट लॉन्च किया। हम लोगों ने पिनाका रॉकेट का हाईएस्ट रेंज का टेस्ट जो है वो किया है। इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो बताई जा रही है 120 किलोमीटर की। और ये मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रक से लॉन्च किया हम लोगों ने पिनाका। तो 29 दिसंबर 2025 को पिनाका, जो ये लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है हमारी, या लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, LRGR, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये LRGR 120 का मतलब लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, 120 मतलब इसका रेंज। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने यहां पर यह बोला कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो इंडिया में 2029 में होंगे, उन गेम्स में 8 गेम्स जो हैं, एट एट जो डिसिप्लिन होंगे, वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी करवाएगी। आपको बता दूं, इंडिया पहली बार 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट कर रहा है, जिसमें टोटल मिला के 60 से भी ज्यादा गेम्स खेली जाती हैं। तो उन गेम्स में 8 गेम्स जो है वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। इसके बाद सूर्य करिश्मा तामिरी, सूर्य करिश्मा तामिरी मैडम ने 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंगल टाइटल जो है वो जीता। तो विमेन सिंगल्स टाइटल सूर्य करिश्मा तामिरी ने जीता। इसके बाद भूटान के सोनम येसी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भूटान के सोनम येसी जब जेलेपू में म्यांमार की टीम के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, तो इन्होंने अकेले ने
म्यांमार की टीम के 8 बैट्समैन चलते कर दिए। तो ये पहले T20 इंटरनेशनल में पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने एक मैच में 8 विकेट चटका दी है, T20 इंटरनेशनल मैच। इसके बाद इंडिया ने यहां पर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में। तो फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है, ये कहाँ पे चल रही थी? ये दोहा में चल रही थी। यहां पर विमेन फॉर्मेट में आप यहां पर देख रहे होंगे, इनका नाम है कोनेरू हम्पी, और मेन फॉर्मेट में अर्जुन एरिगेसी। दोनों ने अपने अपने फॉर्मेट में ब्रॉन्ज जीते। इसके बाद फॉर्मर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, शी डाइड एट द एज ऑफ 80। खालिदा जिया ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन थी, और मैडम ये बांग्लादेश की फर्स्ट विमेन पीएम भी थी। तो ये 2 बार बांग्लादेश की पीएम बनी। पहली बार जब ये पावर में आई तो वो 1991 था। खालिदा जिया के बाद ही आपको शेख हसीना जो है बांग्लादेश की पीएम बनी हुई दिखती थी, मतलब दिखी थी। फिलहाल दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस लास्ट मंथ्स, लाइक लास्ट वीक्स दिसंबर करंट अफेयर। बहुत ही जल्द जनवरी के करंट के साथ मिलेंगे। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।